नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस खास चर्चा में, इस खास पहल में हमारा जो पिछले दिनों से हम लोगों ने पंचायत का पंचनामा की एक नई सिलसिले को शुरुआत किया है, उसका हमारा मैं एक्चुअली ये बात करते-करते मैं एक चीज़ बताऊँ कि कई बार क्या होता है कि बिहार में हम लोगों को एक बड़ी-सी ये आप कह सकते हैं कि विडंबना है कि हम लोग जब कुछ चर्चा करते हैं, तो उसके पीछे राजनीतिक मकसद लोग निकालने लगते हैं। कुछ न कुछ इसका एजेंडा होगा, कुछ न कुछ इस चर्चा का मकसद होगा। हम लोग वेरी फ्रैंकली बताएँ, जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, अमित है, मैं हूँ, कोई भी जो इसके लोग हैं, सब ऑलरेडी तरीके से इस पे अपना अपना योगदान देते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। किसी का भी कोई पॉलिटिकल एफ़िलिएशन नहीं है और ना किसी का कोई पॉलिटिकल कहीं से भी कोई एक ऑब्जेक्टिव है। हर के दिल में एक बिहार को लेके और एक बिहार के सम्मान को लेके, एक बिहार के एक टोटल इंटीग्रिटी को लेके ये उसकी अपने मन में और एक वही एक प्रेरणा है, जो हम लोग एक तरह का इस चौपाल पे लेके आते हैं और इस चौपाल पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो है आज बहुत खास मेहमान है और मुझे लगता है कि सारे युवा तुर्क हैं। ये युवा का जो इसमें भूमिका की बात है कि हम लोग पिछले इलेक्शंस में जब असेंबली इलेक्शन हुआ उस कोरोना काल में, तब भी हम लोगों ने ये महसूस किया था कि बिहार के राजनीति में युवा जो है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, वो किस तरह से एक हाशिए पे चले जा रहे हैं और राजनीतिक भूमिका में जो उनकी एक भागीदारी बढ़नी चाहिए, वो उस तरह की भागीदारी नहीं बन पाती है। तो आज जो हमारे साथ जो खास विशेषज्ञ में अगर आप कहें, तो हमारे पास प्रोफेसर देवाशीष मुखर्जी हैं। सिंटू झा बहुत ही युवा तुर्क नेता और बहुत ही एक्टिव रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि सिंटू झा जैसे लोग, जैसे युवा तुर्क में मुझे लगता है कि अपने साल के कम से कम 8 से 9 महीना डेडिकेटली समाज सेवा में लगाते हैं। हमारे साथ अमरिंदर जी हैं, 10 साल का अनुभव है ग्राम पंचायत राज चुनाव और सब सारी चीजों को लेके। इन सारी चर्चाओं के बीच हमारे पास सुबोध जी भी हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और काफी एक्टिव कार्यकर्ता हैं और बहुत ही मुझे लगता है वो सामाजिक सरोकार के लिए बहुत अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने को आगे करते हैं। सबसे पहले इस चर्चा में देवाशीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बिहार के राजनीति को बहुत करीब से देखा है। एक तरीके से आपने बिहार के ये कहीं से आवाज आ रही है, जरा इसको देखना। आपने राजनीति की चर्चा, आपने बिहार के राजनीति को बहुत करीब से देखी है, लेकिन मेरा सिर्फ ये है, आपने एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाया है बिहार में। ये भी हम अपने जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बताऊं कि जो ये काम अपोजिशन का होता है, अपोजिशन कितना वहां प्रभावी है ट्विटर और सोशल मीडिया से अलग हट के, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन देवाशीष मुखर्जी जैसे लोगों ने, प्रोफेसर ने, साहब ने एक शैडो गवर्नमेंट बनाया हुआ है और हर अपने गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की हर उस फंक्शन पे, हर उस एक्टिविटीज पे उनको एक क्रिटिकल जो कहते हैं ना, एक सकारात्मक उसकी जो टिप्पणी होती है, वो अपने अपने तरीके से वो देते हैं कि यहाँ सरकार की क्या कमियां हैं, सरकार का क्या लैकिंग है। और इस तरह से एक जिम्मेदारी का एहसास जो होता है एक सिटीजन को, वो जिम्मेदारी का एहसास लोगों में कराते हैं। मैं इस चर्चा में आज देवाशीष जी से ही पूछ रहा हूँ कि देवाशीष जी, ये गांव की सरकार के लिए अभी पंचायतों का चुनाव होने वाला है, इसकी चर्चा शुरू हो गई है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कई जगहों पे। और जो ग्राम पंचायत राज की जो एक गांधी की फिलोसफी और गांधी के ग्राम स्वराज की जो एक अपनी ये थी कि उसमें गांव की सरकार का मतलब था, जैसे पार्लियामेंट था, विधानसभा था, वैसे ही ग्राम सभा। लेकिन बिहार जैसे इस तरह से रिपब्लिकन एक, जैसे सबसे पुराना रिपब्लिक बिहार को अगर आप कह सकते हैं, वैशाली से लेके हर जगह का अपना एक इतिहास है। उस बिहार में ऐसा क्या हुआ कि हमारी ग्राम सभा जो है वो सीधे सीधे हॉस्टेज हो गई वहां के ब्यूरोक्रेसी के हाथों में? ऐसा क्यों हुआ देवाशीष जी? जी सर, बहुत सुंदर क्वेश्चन। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर याद किया। और बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो ये प्रचेष्टा है, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। आप लोग राज्य के विभिन्न कोना से आप लोग आदमी को ले आते हैं, विशिष्ट आदमी को ले आते हैं, उनका जो मतामत है वो आदमी के सामने रखते हैं और हम लोग जो है सम्मिलित होते हैं, हम आपका हर प्रोग्राम को देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और आज जो आप सब्जेक्ट लिए हैं
कि यूथ पार्टिसिपेशन इन लोकल पॉलिटिक्स या ग्राम सभा जो धीरे धीरे खत्म हो गया, ये क्यों हुआ? तो पहले आपको विश्व प्रेक्षापट भी देखने पड़ेंगे, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा फिर हम लोग बिहार पे आएंगे। ये क्राइसिस केवल बिहार की नहीं है। 1997 के बाद से अगर आप इंग्लैंड का पॉलिटिक्स देखेंगे तो 2001 तक आते आते यूथ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स 27% घट गया। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाह। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घट गया, और वो निरंतर घटते चला जा रहा है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छोड़ के भी तो पॉलिटिक्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल आदमी का समालोचना करना, आपके साथ अभी बैठ के बात करना, ये सब पॉलिटिक्स का अंग है। ठीक है, हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल समालोचक भी जो है वो भी पॉलिटिकल जॉनरा में आते हैं। उसको हम लोग नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें बहुत बड़े हैं। आपका पसंदीदा नेता सामने आए हैं, आप उस पसंदीदा नेता के लिए फेसबुक में, या अभी आप बोल रहे थे कि ट्विटर, इसमें बहुत सरब हो रहे हैं हम लोग। तो यूथ का डायरेक्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स से हटके पैसिव पार्टिसिपेशन पैसिव पॉलिटिक्स का ये हो गया। यस, बहुत ये चीज बहुत बहुत जो है मार्केबल बात है। क्यों हुआ, आखिर ये क्यों आया? देखिए, अभी भी अगर बिहार का आप पंचायत चुनाव देखेंगे, या आप अभी अगर जिला परिषद चुनाव देखेंगे, या आप अभी वार्ड परिषद का भी जो शहर में चुनाव होते हैं, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ग्राम सभा टाइप का, ग्राम सभा नहीं बोलेंगे, लेकिन उस टाइप का क्या कि उसमें डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होते हैं। आपस में वो लोग निर्दलीय होकर खड़े होते हैं, आम आदमी चुन के आते हैं। थॉट यही था कि भाई वो उसका एक रिप्लेसमेंट हो सकता है जो ग्राम सभा हुआ करती, ये सोच था। ये इस तरह की बातें थी कि उसमें डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो एक आपसी बढ़िया बात उसमें आम आदमी के बीच से निकल के आएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे पॉलिटिक्स में 4C बढ़ गए, कास्टिज्म बढ़ गए, कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गए, करप्शन इस जगह पे बढ़ गए, और क्राइम इस जगह पे बढ़ गए। जो क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियंस ज्यादा होने लगे, ठीक है, पूंजीपति टर्न, कैपिटलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन ज्यादा होने लगे, कास्ट के जो रहनुमा है वो जब पॉलिटिक्स में आने लगे, और जब करप्टेड आदमी जो है, ये 4C का जब दबदबा बढ़ा, तो आम यूथ उससे धीरे से हटके पैसिव पॉलिटिक्स में चला गया। अगर पैसिव पॉलिटिक्स का बात आप करेंगे तो वो 109% का वृद्धि है, 109% का वृद्धि है। 27% का एक्टिव पॉलिटिक्स में घटा है, लेकिन पैसिव पॉलिटिक्स में 109% का ग्रोथ है। और बिहार में भी नॉन पॉलिटिकल आदमी कम है, ए पॉलिटिकल आदमी बड़ा। एक पॉलिटिकल होता है, एक ए पॉलिटिकल होता है, एक नॉन पॉलिटिकल होता है, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है ऐसा। लेकिन अभी भी बिहार में कम है। ठीक है, वो कास्ट लेके ही पॉलिटिक्स करता है, देवाशीष जी, कास्ट लेके ही पॉलिटिक्स। जी सर, देवज्योति बहुत शानदार। और आपने तो इस चर्चा को एक तरीके से इनलाइटेंड कर दिया। और हम लोग जो सोच रहे थे कि यूथ के इस पॉलिटिक्स पे क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, आपने तो हमें एक लाइन भी दे दिया। क्या वाकई में अगर आप देखें कि सीधे सीधे यही स्थिति है। मैं एक बहुत ही युवा तुर्क नेता है चिंटू झा हमारे साथ है, वो आरजेडी के साथ में वर्षों से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, यही एक्टिव और पैसिव पॉलिटिक्स में जो यूथ की जो भूमिका है हमारे यहाँ, खास करके अगर हम बिहार में देखें कि हमारा 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें 9 करोड़ जो है वो एंड्रॉइड फोन होल्डर्स है। और बिहार में सबसे ज्यादा, देश के किसी भी स्टेट से ज्यादा बिहार में इंटरनेट का कंज्यूम लोग करते हैं। सबसे ज्यादा बिहार में है, सबसे ज्यादा बिहार में फोन है, एंड्रॉइड फोन, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हमारे यहाँ। पॉलिटिकली हमारे यहाँ भी लोग काफी एक्टिव है। लेकिन चिंटू झा, आप एक समाज सेवा को लेके, विचारधारा तो सेकेंडरी, आप एक समाज सेवा को लेके पॉलिटिक्स में आए, वर्षों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ईमानदारी से आप बताएंगे कि राजनीति में क्या आपको लगता है कि यूथ की जो सेवा है, जो समाज सेवा है, उसको प्रोफेशनली एक्नॉलेज किया जाता है, या यूथ सिर्फ उसी काम के लिए होते हैं कि सोशल मीडिया का फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और जो नेता है उसके साथ में अपना इनकलाब जिंदाबाद करते हैं? क्या आपको लगता है कि यूथ की भूमिका किसी भी पार्टी में बिहार में एक सरसरी, तो आपको अगर मैं पूछूं तो उसके लिए कोई सीरियस है? जी, यूथ के लिए हर पार्टी सीरियस है, लेकिन उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। यूथ को वो
लोकतांत्रिक मुद्दों पे वो साझीदार बनाना नहीं चाहते कोई। और आज के यूथ भी जो है वो उनके अंदर वो स्पार्क नहीं है, वो संघर्ष करना पसंद नहीं करते हैं। राजनीति देश की राजनीति में 70 वर्ष की राजनीति में दो खेप ऐसा हुआ जहां नेता पैदा हुए। एक स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ, देश की आजादी जब हुई, तो उसमें जो लोग लड़े एक वो नेता आए। दूसरे नेता का जन्म हुआ जब जेपी लोहिया ने समाजवादी विचारधारा का आंदोलन छेड़ा, तो देश में वो नेता आए। फिर देश में कोई किसी तरह का ना आंदोलन हुआ और उसके बाद कोई खेप नेता का बना ही नहीं। धीरे धीरे वो राजनीति व्यक्तिवाद में शिफ्ट होता चला गया, धीरे धीरे करके। जहां से नेताओं ने अपना एक एजेंडा सेट किया, उसके बाद कोई नए लोग उस एजेंडा में ना फिट बैठे और उतना संघर्ष करना पसंद नहीं किए। एक ये बात हो गई। आज ही मैं वो CSDS लोक नीति का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें 46% जो युवा हैं वो देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी में या किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं रखना चाहते हैं। छात्र राजनीति की अगर बात करेंगे तो छात्र राजनीति में जो डिग्री कॉलेज होते हैं, ग्रेजुएट करने वाले लोग होते हैं, 26%, उसी CSDS का आंकड़ा है कि 26% युवा मैंने किसी संगठन से जुड़ना नहीं पसंद करते हैं, कोई रुचि नहीं रखते हैं। फिर राजनीति क्या होगा? राजनीति अब का क्या है कि सिंटू झा, मैं आपका इस अनुभव को थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास में बहुत ही एक तेज तर्रार यूथ लीडर और सुबोध जी है। सुबोध पासवान जी, आप क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जी। तो सुबोध जी बहुत तेज तर्रार आदमी है और मैं सुबोध जी से प्रभावित इसलिए होता हूं कि पार्टी में वो जिस पार्टी में हो, लेकिन बेबाक और ईमानदारी से बोलने में इनको कोई भी संकोच नहीं। सुबोध जी, आज हम लोग एक जो पंचायत का जो पंचनामा है उसकी भी बात करते करते हमें अचानक याद आया कि बिहार में जो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि डेटा सेंसस में या इलेक्शन कमीशन के इस डेटा में कि सबसे ज्यादा यूथ जो है वो बिहार के वोटर्स है। लेकिन अगर सबसे कम अगर यूथ का लीडर है तो बिहार में ही है। जरा कंट्रास्ट आप देखिएगा, सबसे ज्यादा वोटर्स आपके यूथ से हैं और सबसे कम जो लीडरशिप है वो बिहार में यूथ का है। मुझे आप बताइए कि 50% रिजर्वेशन नीतीश जी ने महिलाओं के लिए किया पंचायतों में, उसके साथ साथ और रिजर्वेशन हैं। क्या सुबोध जी आपको लगा कि आप किसी भी, चाहे वो ओबीसी में हो, ईबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो क्या ऐसे पढ़े लिखे यूथ बिहार के मुख्य धारा में अपनी जगह बना पाए हैं? चाहे वो किसी पार्टी से हो, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, कोई भी पार्टी हो, अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड ना हो तो क्या उसकी जगह मिली है क्या? विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर। विनोद जी, इसमें जो आपका सवाल था वो मेरा अलग ही मैं इस बात को रखता हूं। विनोद जी, इसमें यूथ का भागीदारी नहीं होने में सबसे बड़ा रीजन है कि यूथ यहाँ पे इकट्ठे नहीं है। इससे आज से यूनिवर्सिटी के अंदर जो चुनाव होते थे वो पिछला विगत 5 साल पहले से शुरू हुआ बिहार के अंदर। तो जो एक लीडरशिप युवाओं के बीच में आना चाहिए था, तो ये विश्वविद्यालय से होकर के बिहार की राजनीति में आती थी। लेकिन ये पिछला 5 साल नीतीश कुमार जी जब से यहाँ 2010 के बाद से पिछला 2015 में ही सारे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ये चुनाव हुआ। और सुबोध जी शायद हमारा डिस्कनेक्ट हो गया हमारा उनसे। मैं अमरिंदर जी आपके पास आता हूँ। सुबोध जी से जी नमस्ते। नहीं जी, आवाज आ रही है विनोद जी? एक मिनट, अब हेलो विनोद जी, आवाज आ रही है? तो एक मिनट, हाँ आ रही है। अमरिंदर जी एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ हाँ आ रही है, बताइए। तो वो वहां से जो लीडरशिप पैदा होता था, युवा नेतृत्व पैदा होता था, वो बिल्कुल बिहार के अंदर बंद था। पिछला 5 साल में आए हैं और सिंटू जी अगर मुखिया हैं तो इसमें युवाओं का मुखिया का भागीदारी बढ़ा है। जी नहीं, यह मुखिया नहीं है। युवा नेतृत्व पंचायत स्तर पे आए हैं, पंचायत स्तर पे आए हैं
और हमारे समाज से भी आए हैं, जनरल समाज से भी आए हैं, जिला परिषद सदस्य भी बने हैं और मुखिया भी बने हैं, पंचायत समिति सदस्य बने। युवा का अब नेतृत्व उभर रहा है। अगर ये बिहार के अंदर युवा नहीं बन पाया था जनप्रतिनिधि के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो इसमें सबसे बड़ा भागीदारी था यूनिवर्सिटी के अंदर और विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर जो चुनाव होता था वो छात्र संघ का चुनाव नहीं होता था, जिसके कारण ऐसा बहुत बढ़िया सुबोध जी। अब सुबोध जी आपने सही पॉइंट कहा, उठाया कि जो स्क्रीनिंग था लीडरशिप की, यूथ की, वो आपके यूनिवर्सिटी का भी क्या करते थे। आज वो यूनिवर्सिटी के चुनाव ना आपके बिहार में पिछले 35 साल से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है और जिनके हाथ में सत्ता आती और जाती है जिन लोगों के पास, वो सारे यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट यूनियन के पॉलिटिक्स करते रहे। और मुझे लगता है कि अभी भी क्लास वही है जो बिहार में हम स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स को देखते हैं। मैं अमरिंदर जी के पास में एक बार ये लेना चाहूंगा उनका रिएक्शन कि अमरिंदर जी पिछले 10 साल से, अब आता हूं सुबोध जी आपके पास, पिछले 10 साल से आपका पंचायत के साथ जुड़े होने का आपका अनुभव है। लेकिन मुझे बताइए कि पंचायत का जो ग्राम सरकार की बात की कंसेप्ट थी, ग्राम स्वराज की बात थी, उसमें कहा गया था कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है पंचायत, जिसमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन की जरूरत नहीं है। गांव का एक व्यक्ति उसमें अपने को गांव सभा का मेंबर बनता है या पंच के रूप में या सरपंच के रूप में, मुखिया के रूप में अपने को इलेक्टेड बॉडी के रूप में सामने आता है। जी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना बढ़ा कि यहाँ अब एक तरह से असेंबली और लोकसभा के चुनाव की तरह पंचायतों में भी मनी पावर, मसल्स पावर और कास्ट पावर, जो देवाशीष जी ने कहा है कि 5C की बात उन्होंने की है, वो 5C जो है वो डायरेक्ट पंचायतों में भी लागू हो गया। तो ऐसा क्या अट्रैक्शन है कि ये कैपिटल से लेके, करप्शन से लेके, ये सारी चीजें कास्ट से लेके पंचायतों में फार्मूला बन गया, और जो पंचायत में काम करने वाले यूथ है, जो पूरा सोशल एक्टिविस्ट है, वो हाशिए से बाहर चले गए। ऐसा क्या हुआ? देखिए, पहले तो मैंने सबकी बात बारी बारी से सुनी और सबको बधाई देता हूं। दादा भी हमसे मिले हैं पहले, दादा बहुत अनुभवी व्यक्ति है। सबसे पहले जो युवाओं की भागीदारी है कम होती जा रही है, उसका एक मैं छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि युवाओं को व्यवहारिक अनुभव में लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मान लीजिए कि सभी लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए, सभी लोग किए, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव किन्हीं को नहीं है। अगर ये सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये तय कर दिया जाए कि उनको साल में कम से कम 4 असाइनमेंट दिया जाए, जो कि वो गांव जाए और जा करके ग्राम सभा, वार्ड सभा में असाइनमेंट पूरा करे, तभी उनको डिग्री दी जाएगी। इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। स्मिथ हो या कोई हो, किसी का सिद्धांत हम लोग जरूर पढ़ते हैं, पढ़ के डिग्री ले लेते हैं, व्यवहारिक अनुभव नहीं मिलता है। रह गई जाति की बात, तो ऐसा नहीं है। आप MP MLA सिंबल पर बन सकते हैं, लेकिन एक मुखिया और वार्ड मेंबर का चुनाव आपके व्यवहार और आपके अनुभव पर ही बन सकता है। एक बार बन सकते हैं, दोबारा नहीं। युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार को सबसे पहले ये जो है आपको एक असाइनमेंट तय करना पड़ेगा कि डिग्री जो सरकार हम लोग लेते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, उसके साथ असाइनमेंट अगर सरकार तय कर दे, ये असाइनमेंट आपको साल का 4 असाइनमेंट आपको पूरा करना है, उससे युवाओं को गांव से जुड़ने का मौका मिलेगा और वो जाएंगे वार्ड सभा को, ग्राम सभा को जाकर देखेंगे। और सबसे पहले नहीं रहने का कारण क्या है, आप जो मनी पावर बता रहे हैं, ये मनी पावर सभी जगह नहीं है और अब लोग जाति पाति से उठकर बाहर निकल गए हैं। मेरी ही पंचायत में आप ले लीजिए, मैं अपने पंचायत का सबसे अपने जाति का संख्या में कम है, लेकिन लगातार 10 साल से बना हुआ हूं और आप लोगों की कृपा रहेगी तो अगले बार भी, इस बार भी रहूंगा। और मेरा यही एक ऐसा कहना है कि प्रैक्टिकल रूप से युवाओं को लाना पड़ेगा, गांव की तरफ मोड़ना पड़ेगा, मेरा यही कहना है। ठीक है अमरिंदर जी,
मैं आपकी बात जी। से सहमत हूं, लेकिन मैं प्रोफेसर आप अपने मुखर्जी साहब से पूछना चाहूंगा कि जी जी देखिए मैं मान के चलता हूं कि अमरिंदर सिंह जी मुखिया रहे हैं, आज भी मुखिया के लगभग एक इसमें काम कर रहे हैं, तो ये एक लीडर की भूमिका में है, तो ऑब्वियसली ये बात बताएंगे। लेकिन दादा, ईमानदारी से आप देखें कि जब मुखिया को ही पावर नहीं है, जो ग्राम एक चीज और सरकार कहना हमारी चाहूंगा, है, एक चीज और कहना चाहूंगा। मैं फिर आपके पास आऊंगा सर। जब जी। जो इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन पे सारे ब्यूरोक्रेसी का जो सिलेक्टेड लोग हैं वो हावी है सिस्टम में। अगर आप जी। सोचिए कि अगर मुखिया ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम सभा के लिए 29 विभाग लगभग ऐसे हैं जिसको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए पंचायती राज को दिया गया था, लेकिन एक भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें पंचायत अपने तरीके से फैसला ले और अपने गांव के लिए काम कराए। तो आप अगर मुखिया के पास में अगर वो अथॉरिटी है कि अपने गांव के यूथ को वो सामने में ला के उसकी भूमिका को बढ़ा सकते हैं, उसको आज अगर ये हमारे जो लौटे हैं, प्रवासी मजदूर लौटे हैं, उनको मनरेगा में जल का नल जो है, हर घर नल का जो ये स्कीम सब है उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अगर मुखिया अपने पावर से, अपने संवेदना से अपने यूथ को वहां एम्प्लॉयड करते हैं, तो हमारी समझ में आती है कि वो यूथ को एम्प्लॉयड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फैसला उनको ब्लॉक से मिलता है, डायरेक्शन उनको डीएम से मिलता है, और अगर इसमें मुखिया की भूमिका लिमिटेड है तो फिर ये ग्राम सभा में यूथ की भूमिका बढ़ाने का क्या मकसद हो सकता है? डॉक्टर प्रोफेसर मुखर्जी साहब, क्या सुंदर बात आपने कही, बहुत सुंदर बात। आप कह रहे हैं कि भाई मुखिया दूसरे आदमी को नौकरी देगा, रोजगार देगा। मुखिया को सरकार क्या देता है? यस, कोई सैलरी नहीं है मुखिया की। मुखिया को सामने बैठे हुए हैं झुम्पा सर, बहुत अच्छे मुखिया हैं और बड़ा ऑनेस्ट मुखिया, इनका मेरा नाम आता है, इनका नाम सुनता रहता हूँ। एक मुखिया को 2500 रुपया भत्ता मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलता है। उसका उसी में गुजर बसर करना है, सब कुछ करना है। विथ ऑल रेस्पेक्ट टू ऑल मुखिया, आप बोलिए कि एक पैसा भी सैलरी नहीं के किसी का 100% टाइम हम कैसे लें, और उससे हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो ये काम करेगा। और साथ में भी जो आपने एकदम सही कहा कि 29 डिपार्टमेंट का कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें वो स्वायत्त रूप में अपने आप में इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सके। बहुत अच्छा बात, लेकिन उसी में से काम निकालने पड़ेंगे। क्या क्या करना होगा इस बात को समझना पड़ेगा। मुखिया का सबसे बड़ा बात क्या है कि मुखिया एक आशा का किरण है। लोकल फर्स्ट अगर कोई आदमी जनप्रतिनिधि है पब्लिक के पास तो वो मुखिया है। तो मुखिया में एक बात रखने पड़ेंगे कि पॉजिटिव रखने पड़ेंगे आदमी को, जो अच्छा मुखिया ऑलरेडी रखते हैं, और आप खुद परिवर्तन ला सकते हो, आपके पास वो पावर है, ये विश्वास को यूथ के बीच में जगाना पड़ेगा। ये मुखिया करते हैं, जुम्पा जी तो करते ही हैं। आज एग्री फीडर कंपनी अगर कंपनी है उसमें मुखिया जी का बहुत बड़ा दान है, देन है आपका जुम्पा जी। तो इस तरह जो भी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं, जो भी यूथ कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी यूथ कुछ खेल पे काम कर रहे हैं, क्रीड़ा पे काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, उस सब में प्रोत्साहन देने का बात जो है एक जनप्रतिनिधि करेंगे। लेकिन इन जनरल हम कहेंगे कि सरकार को भी इसमें सोचने पड़ेंगे कि जो एज ए कैरियर ले रहे हैं पॉलिटिक्स को, एज ए कैरियर ले जनप्रतिनिधि बनने को, तो आप एमपी एमएलए का सैलरी को 30% 40% बढ़ा देते हैं, और आप वार्ड काउंसिलर, आप वार्ड मेंबर और आप पंचायत ये आपका मुखिया, इनको कोई पैसा ही नहीं देते हैं, तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे यूथ को? कैसे? वो तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि आप घुमा के बोल रहे हैं कि बैकडोर से कमाओ। हाँ, तो ये चीज को समझना पड़ेगा, ये चीज को कहा कि पेट मार के तो काम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर साहब, मैं सुबोध जी बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और यूथ भी हैं, और आपकी बात को मुझे लगता है कि वो बेहतर समझ सकते हैं कि सुबोध जी एक 24/7 काम करने वाला कोई समाज सेवा अपने घर से 24 घंटे का टाइम देके काम नहीं कर सकता। उसके लिए उसको सेवा का मूल्य चाहिए। एक पंचायत में अगर जो सिलेक्टेड लोग हैं, पंचायत सचिव हो या डीओ हो या बाकी जो सारे ऑफिसर्स हो या क्लर्क हो, उनको सरकार की तरफ से उसी काम के लिए पैसा मिलता है, और मुखिया को पैसा नहीं मिलता है, या सरपंच को नहीं मिलता है, या वार्ड
के मेंबर्स हैं उनको नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली उनका तो कम से कम ये फोकस तो रहेगा ही रहेगा कि उनके कट का जो पैसा है वो कैसे मिले इसमें। शायद सुबोध जी हमारा इसमें अभी शायद उनका नेटवर्क से बाहर आ गए हैं। मैं यही सवाल जो है, सुबोध जी आप हमारी बात सुन रहे हैं? सुन रहे हैं वैसे। तो सुबोध जी, आपको नहीं लगता कि हर गांव की अपनी एक आइडेंटिटी है, खास करके बिहार के अपने गांव देखें, हर गांव की अपनी एक पहचान है। हर गांव में आपको दो चार ऐसे चाय वाले, पकौड़े वाले, खुमचे वाले, छोटे छोटे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे जो उस गांव की अपनी एक पहचान को बनाता है। क्या गांव के मुखिया या गांव के चुने हुए प्रतिनिधि के पास में इतना पावर है कि अपने विलेज को, अपने गांव को एक टूरिज्म हब की तरह उसको डेवलप कर सके? सरकार के लाखों करोड़ रुपए के पैकेज अभी आजकल ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत राज डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हर गांव को जा रहा है, लेकिन आपने किसी गांव को इस तरीके से डेवलप होते हुए देखा है? सुबोध जी, मैं ईमानदारी से आपको पूछना चाहूंगा। सर, मैं जहाँ रहता हूँ बहुत कम ऐसा पंचायत है जो इस टाइप की विचारधारा से जुड़ता है या डेवलपमेंट के काम में। बिहार में विनोद जी मैं यही कहूंगा कि एक बहुत पुरानी कहावत चल रही है, ये एक जुमला चल रहा है, नौकरी न मिली जवानी में कूद पड़ो प्रधानी में। इससे मुखातिब होकर लोग जो हैं आज पंचायत चुनाव में, आज बिहार के अंदर आप आएंगे तो जगह जगह पंचायत के एक गांव में होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं और सीधा ये फंडा बन गया है कि जो अभी बोले सर कि नौकरी न मिली जवानी में कूद पड़ो प्रधानी में, अभी बिहार के अंदर एक गली गली में बैनर पोस्टर, यहाँ व्यापार अच्छा चल रहा है और जो फ्लैक्स का व्यापार है वो पूरी तरह चरम सीमा पे है। ये पंचायत चुनाव को विनोद जी ये समझना होगा, ये वैदिक काल के संस्कृति, पंचायन जो शब्द था संस्कृत का, यानी पंचायन जो बनता था संस्कृत के शब्द से पंचायत बना है सर। और पंचायन का अर्थ होता है 5 आध्यात्मिक व्यक्तियों का एक ग्रुप जो समाज के हित में काम करे, उस गांव के विकास की काम करे। इस विचारधारा से जब तक नहीं जुड़ करके कोई ग्राम पंचायत का प्रधान करेगा आध्यात्मिक रूप से, तब तक इस पूरे बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर पंचायतों का विकास नहीं संभव है। वह विनोद जी इसमें क्या है कि 500 करोड़ रुपया का एनुअल बजट है और एक आप जोड़ लो 1037 पंचायतें हैं बिहार के अंदर। अगर 500 करोड़ को हम लोग डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पंचायत साल में कितना रुपया आता है? अगर ईमानदारी से आज 2015 से 2020 के बाद चुनाव हो रहा है, 2010 से यहाँ पंचायत चुनाव हुआ, अगर एक भी पंचायत के जो मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करते तो जो दुबई का सपना आज वो रेगिस्तान में जो दुबई शहर बना है, बिहार का एक एक पंचायत उस दिशा की ओर बढ़ता और उस दिशा की ओर बढ़ता सर। लेकिन यहाँ पे ये उनकी जो भावना है उससे ग्रसित होकर के जो काम करते हैं जो पंचायत में प्रतिनिधि, इसके कारण सरकार का जो राशि आ रही है, जो बजट में राशि आ रही है, उसका जो बंदरबाट हो रहा है, उस बंदरबाट में शामिल होने के कारण आज जनप्रतिनिधि भी बदनाम है। आज उसके बाद उसमें आपके अफसर लोग सबसे आगे हैं, उसमें आपके सबसे अफसर लोग सबसे आगे हैं। बहुत बढ़िया जी अमरिंदर जी, बिल्कुल। नहीं शुरू वहीं से होता है। अमरिंदर जी सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कहां है। जब मेरे में लोभ होगा तब अफसर ऐसा कर सकता है, जब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं क्या बिहार में आप सही तरह से बताइए, क्या बिहार में अफसरशाही लागू नहीं है? क्या इस सरकार में, सुनिए सर 1 मिनट, आप भी बोल रहे हैं, मुझे भी मौका दीजिए बोलने के लिए। पंचायती राज अधिनियम में 29 अधिकार मुखिया को दिए गए हैं। अब सही से बताइए कितने अधिकार को मुखिया को लागू करने के लिए दिया गया? कितने अधिकार जो है मुखिया आज लेके चल रहा है? सिर्फ कागजी चिट्ठियां, रात में मेल आता है, सुबह इसको पूरा कीजिए, सुबह 9 बजे मेल आया, 11 बजे इसको पूरा कीजिए, कोई अधिकार नहीं रह गया है। अमरिंदर जी, हम लोग इसी बात की चर्चा ही पहले से कि मुखिया के हैं कुछ भी, ये सारे जो सिलेक्टेड लोग हैं, हम लोग बात किए। और ले लेता चिंटू झा
आज नेटवर्क लगता है कि यहाँ बहुत पुअर है। कभी कभी कट रहा है। हाँ सिद्धू झा, सिद्धू झा, सिद्धू झा आप आवाज आ रही है? सिद्धू झा मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं आ रही है। जी जी आवाज मिल रही है। जी अभी सॉरी मुखर्जी साहब आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आवाज मिल रही है आपकी? हाँ, आवाज आ रही मिल रही है। ये मुझे बताओ कि अपने यहाँ बिहार में अभी बहुत बढ़िया अमरिंदर जी ने भी सुबोध जी को पूछ दिया एक काउंटर क्वेश्चन जो उन्होंने किया था, तो मुझे सुबोध अमरिंदर जी के जो अंदर का जो दर्द है वो बिल्कुल सही है, और सुबोध जी भी इस चीज को जानते हैं कि पूरे ग्राम पंचायत में आपका भी परिवार ग्राम पंचायत से व्यवस्था से मुझे लगता है कि बहुत पुराना से जुड़ा हुआ है। मैं आपके परिवार को या आपको किसी रूप से ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बिहार में आजकल यूथ के बीच में मैं देखता हूं कि ज्यादा लोगों से आप पूछेंगे अक्सर यूथ को जो क्या कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम लोग आपको बताएंगे कि ये ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिसको अपने यहाँ बिहार में बोलते हैं कि ब्लॉक जोत रहे हैं। तो ये नया एक ब्लॉक जोतने का भी वहां पे एक पेशा बना है, एक प्रोफेशन बना है, वो इसलिए कि उनको पता है कि इतने स्कीम है, वृद्धावस्था पेंशन हो, किसानों का हो स्कीम हो, घर का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सारे स्कीम है, जल नल का स्कीम हो, शौचालय का स्कीम हो, हर स्कीम में पैसा आना है, और हर स्कीम का जो पैसा है भले ही आप पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा हो, लेकिन उसका अपना कट है। तो क्या यूथ जो है वो ब्लॉक जोतने के काम में तो लग गया, लेकिन क्या कभी इस यूथ ने अपने उस पंचायत और ग्राम सभा के उस पावर को, अधिकार को समझा, जो किसी ग्राम सभा में जाए और कहे कि इस ग्राम सभा की योजना क्या है, वो योजना वो देखना चाह रहा है? कोई यूथ गांव का ये सवाल पूछने वाला है कि उस गांव की जो भूमिका है या उस गांव की जो संस्कृति है, उस चीज को एक टूरिज्म के मैप पे आना है, ये एक यहाँ के यूथ की मांग है? क्या ये बिहार में यूथ की जो अपनी एक भागीदारी होनी चाहिए, जिसको हम जन भागीदारी कहते हैं, क्या वो जन भागीदारी ब्लॉक जोतने से होगा या एक पार्टिसिपेशन से होगा? सिंटू झा। ब्लॉक ये जो यूथ के बीच ये ऐसा कुछ है नहीं। ब्लॉक जोतना जो एक प्रथा है, कुछ चंद ठेकेदार हैं, और इसमें यूथ है कि यूथ एक गड़बड़ हो गए हैं, और गांव-गांव जातिवाद हावी है, हर गांव में जातिवाद है। कहीं पे ये नहीं है कि हम ये जोत रहे हैं, ये हाँ अफसरशाही का एक सीमा है, उस सीमा से लोग चल रहे हैं। अब यूथ चाहते ही नहीं कि हम, मेरा अधिकार क्या है, हम उसको इकट्ठा करें। अगर यूथ चाहते तो ये एक जो साम्राज्य बन गया है राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, वो मिथक टूट जाता है। यूथ नहीं चाहते हैं, यूथ को थोड़ा सा भी मतलब नहीं है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। अगर यूथ चाहते, यूथ अगर अपनी जन भागीदारी बढ़ाते, तो गांव में सबसे अच्छा है बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन और आंगनबाड़ी, जहां पे इतना सरकार का फंड रेज हो रहा है, फंड आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इसका कोई लेखा नहीं है। यूथ उसको खोज सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं, वहां जाके मिल बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन यूथ नहीं चाहते हैं। यूथ चाहते ही नहीं कि हम अपनी भागीदारी को तय करें, भागीदारी समाज में क्या हो रहा है, हमारा सांस्कृतिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, इलाके में कोई हॉस्पिटल है तो अच्छा से चल रहा है या नहीं चल रहा है। यूथ को कहीं से भी इस चीज का नहीं है। गाँव यूथ में आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, निकाले तो 2 से 3% यूथ है। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं यही सवाल आपका सवाल अमरिंदर जी को पूछता हूँ। हाँ, अमरिंदर जी को पूछ लेता हूँ कि अमरिंदर जी, पिछले 10 साल के पंचायत का अनुभव है। अमरिंदर जी, आपको लगता है कि, मैं आपको कोई ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तभी आज बिहार में 27 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए,
तो गांव के मुखिया ने ही उनको संभाला है, पूरी तरीके से उनके लिए काम किया है, उनको रोजी रोटी की बात की है, उसमें काफी कई मुखिया ने बहुत शानदार काम किया है। मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है सर क्वारंटाइन से लेके। और मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि आप जिस ग्राम सभा को लेके, गांधी का जो ग्राम सभा है वो एक तरह से एक असेंबली है जिसमें गांव के लोगों की भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी से गांव अपने विकास की बात को तय करेंगे। सरकार के तरफ से फंड की आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। 10 साल पहले गांव के प्रधान के पास में कोई पावर के बात तो पैसा ही नहीं होता था, तो पावर क्या होता है? आज पैसा है, पावर नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए कि सामाजिक भागीदारी के नाम पे क्या ग्राम सभा में यूथ का कोई इंटरेस्ट है, या आप लोग ग्राम सभा को इतना ओपन बनाए हुए हैं कि कोई भी आए और ग्राम सभा में बहस करे? सबसे पहले सर तो आपको ये बता दूं कि ग्राम सभा को एक तरह से खत्म कर दिया गया है। ग्राम सभा है ही नहीं। ग्राम सभा पहले मुखिया को था कि मुखिया जो ग्राम सभा में 29 अधिकार के तहत जो लेता था वो दे पाता था। किसी गरीब गुरबा को अगर ले लिया, आग से घर जल गया, उसको दे सकता था। ग्राम सभा को कोरम हो गया, सुबह चिट्ठी आएगा। सर ध्यान दीजिएगा बात को। हाँ, मैं जो आपने जो आप ग्राम सभा में लिए हैं वो पेंडिंग चला गया, इसको ले लीजिए, यही योजना को करना है। समझा जाए सर? तो सबसे पहले आपका ग्राम सभा रखे रह जाएगा। तो यहाँ तो सिस्टम सरकार की तरफ से चल रहा है। हम एक ही चीज कहेंगे कि युवाओं को गांव की ओर और इसमें जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे तरफ से, कि जो बच्चे नए नए जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको एक असाइनमेंट तय कर दिया जाए। इस साल में जो मैंने पहले भी बोला कि 4 असाइनमेंट साल में दे कि आप गांव की तरफ जाइए, उनको सीखने मिलेगा, उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। और अभी जो आप कर रहे हैं उसमें क्या आप करिएगा, हम लोग अपना अनुभव बता रहे हैं। आपने कुछ बात बोला कि कट, ये निश्चित तौर पर है। भाई जी ने एक बात बताया, आंगनबाड़ी में आज के डेट में 90% मुखिया अगर चले जाएंगे आंगनबाड़ी में जांच करने, तो वहां की महिला जो सेविका है और वहां की सीडीपीओ है, जाकर के वहां केस कर देंगी कि मेरे साथ आके छेड़छाड़ किया। अब मुखिया को वो पावर नहीं रह गया, सब लोग डर रहा है। और मुखिया लोग भी, सभी मुखिया नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे मुखिया है जो पैसे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ये एक निर्दलीय चुनाव होता है, आपके काम के आधार पर होता है। अगर आप लोग को कभी मौका लगे तो मेरे पंचायत आइए, सरकार का हर एक योजना को मैंने अपने पंचायत में लाने का प्रयास किया है। ये मैं डंके की चोट पर करता हूं। जुड़ने के लिए हमने अभी जल नल जो योजना चली, ये योजना के खिलाफ हमने 5 मुखिया ने हमने सरकार के खिलाफ रिट दायर किया। एक हमने हाई कोर्ट से जीता, एक हम हारे, सुप्रीम कोर्ट तक गए। उसमें सीएम साहब हम लोग को 5 मुखिया को बिहार में कमेटी में रखे थे। लेकिन क्या हुआ, जो सरकार का हुआ। आज सरकार मान रही है कि जल नल में वार्ड क्रियान्वयन समिति जो हमने बनाया वो बहुत बड़ा गलती कर दी। देखिए, वो सबसे बड़ा चीज है कि उससे क्या युवा जुड़ेंगे। वहां तो कमीशन बढ़ जा रहा है, अफसर का कुछ मन है, जो आपको वो चिट्ठी आएगी वही आपको करना पड़ेगा। जो अफसर का चिट्ठी आएगा आपको कर रहा है, मुखिया का कोई अपना पावर नहीं है। पहले था आप स्कूल वेरिफिकेशन कीजिएगा। अमरेंद्र जी आपकी आवाज क्या कट रही है। मैं एक बार प्रोफेसर साहब से, अपना मुखर्जी साहब से यही बात चर्चा कर रहा हूं कि अगर मुखर्जी साहब जी, आप सारी बात लोगों को सुन रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था लोगों से बात करते हुए, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो की रियलिटी है। हम लोग किताबी बात समझते हैं, हम लोग अखबारों में, टेलीविजन पे समाचार सुन के गांव के बारे में अपना तय करते हैं। आज हम रियलिटी समझ रहे हैं कि ये लोग किस तरह फेस कर रहे हैं चीजों को। आप मुझे बताइए कि संवैधानिक रूप से जो आपका संविधान गांव को एम्पावर करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, डेमोक्रेसी को एम्पावर करने के लिए, जिसको आप कहते हैं ना ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसी ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे आपका पूरा संविधान और आपके भारत के दशा और दिशा निर्भर है। विडंबना देखिए कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वही
बिहार जैसे स्टेट पे संघर्ष कर रही है कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी एक बार खड़ा हो। अगर वहां ग्राम सभा नहीं है और अगर अफसर के उस डायरेक्शन को, उस चिट्ठी को लेके मुखिया काम करा रहा है, तो क्या वो जनप्रतिनिधि है या अफसर का गुलाम है? प्रोफेसर मुखर्जी साहब। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप एक एक क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर प्रोग्राम होते चला जा रहा है और पार्टिसिपेंट भी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए, ये तो प्रैक्टिस होता चला जा रहा है। ये जो अभी हो रहे हैं, इसमें अलग से बोलने का नहीं है, वो प्रैक्टिस होता चला जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इन जनरल क्या हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये हर जगह पे यूथ को लेके ये प्रॉब्लम आ रहा है। आज पूरा यूथ कम्युनिटी एक प्रॉब्लम हाइलाइटर के रूप में सामने है। वो चिल्ला रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, खाली मुंह चिल्ला रहा है। माइक मिल रहा है तो माइक पे चिल्ला रहा है, आप टीवी मुहैया करा रहे हैं तो टीवी में चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, ये विश्वास पैदा नहीं हो रहा है। उसको लगता है कि मैं हाशिए में खड़ा हुआ, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक युवक हूं, ना जा हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई ताकत है, हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। ये जो चीज घर कर गया है, ये जो विश्वास खत्म हो गया अपने ऊपर से, इसी विश्वास को जगाने की जरूरत है। यस, यू आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तुम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो, प्रॉब्लम हाइलाइटर नहीं हो, तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक आदमी परिवर्तन ला सकता है और हर एक आदमी को इस परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भाव हम कैसे जगाएंगे? बहुत अच्छा सजेशन अमरिंदर झुंपा जी का था कि भाई आप अपने पाठ्य जो आपका सिलेबस है, उसमें आप कुछ प्रायोगिक चीज ऐसा लीजिए, उसमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप घुसाइए जिसमें वो उनका गांव का कनेक्शन बढ़े। ये एक बहुत अच्छा सुझाव था। लेकिन मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि हर एक जो भी यूथ काम करे, वो जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आज लाइफ स्किल ट्रेनिंग का जो बात होता है ना, वो यही है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, आप प्रॉब्लम हाइलाइटर नहीं बनो। कैसे हम इस बात को कर सकते हैं, कैसे हम युवा को जागृत कर सकते हैं, कैसे हम उद्यमिता के प्रति उसको आकृष्ट कर सकते हैं, कैसे आप बार बार बात बोल रहे हैं कि भाई पर्यटन, आज अगर बिहार पर्यटन में थोड़ा सा ध्यान दे दे तो उतना रॉ मटेरियल पर्यटन का जो होता है, व्यवस्था जो आपका व्यवस्था कहते हैं, जो सीन सीनारी है, जैसे 4 तरह का आपका पर्यटन है। धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, आपका नेचुरल जो आपका पहाड़ नदी, ये, और फाइनली साइंटिफिक। ये चारों चीज आपके पास अवेलेबल है बिहार में। थोड़ा सा अगर उसके प्रति रुख किया जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री है। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा सा सुबोध जी से एक बार रूबरू हो जाता हूं कि सुबोध जी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है, और सबसे ज्यादा मुझे सुबोध जी की बात में ईमानदारी से सबसे ज्यादा ये बात लगती है कि बहुत बेबाकी से बोलते हैं। सुबोध जी, मैं अगर पूछूं कि बिहार में कोई गांव है क्या जिस गांव को हम लोग छोड़ के आए सॉरी माफ कीजिएगा, और जब उस अपने गांव में जाता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो गांव कहीं से भी लगता है कि यही गांव है हमारा। गांव आपका इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है, पैसे भी आ रहे हैं, पंचायतों में पैसे हैं, लोगों के पास पैसे हैं, प्रवासी जो लोग हैं उनका एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी है, ये सब कुछ गांव में है। लेकिन गांव जो है, जो बेसिक गांव की ओरिजिनलिटी थी, वो खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने संपन्न होने के बाद भी सुबोध जी, फ्यूडलिज्म जो बिहार में है वो कभी खत्म नहीं हुआ। आपके किसी भी कास्ट में हो, आज इसकी इतनी गरीबी नहीं है कि वो किसी पे डिपेंड है। पहले तो किसी पे डिपेंड होती थी चीजें, तो लोग अपने तरीके से उस बात को मानते थे। आज जो फ्यूडलिज्म कैसा है कि जिस भी कास्ट में जो थोड़ा सा आगे आए, वो उनका उस पॉलिटिक्स में एक दबदबा ऐसा होता है कि मुखिया है तो पूरे वंशावली उसकी मुखिया होती चली गई। वो एमएलए बन रहे हैं तो पूरे की पूरी पीढ़ी एमएलए बन रहे हैं, एमपी हैं तो पूरे एमपी पीढ़ी की पीढ़ी बनती गई, चाहे वो कोई कास्ट के हो। पॉलिटिक्स में ये जो कब्जा है, क्या इस कब्जा से आपको नहीं लगता है कि यूथ का पार्टिसिपेशन होना एक दूर की कौड़ी बन गई है? सुबोध जी शायद कट गए हैं क्या? आज डिस्टर्ब बहुत हो रहा है लाइन।
बहुत नेटवर्क में है मैं सुबोध जी से बाद में ये सवाल ले लूंगा। सिंटू झा, आप मुझे बताइए, आप जी भी एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आप भी इस चीज को महसूस किया होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि पंचायतों से लेके ग्राम प्रधान से लेके और ऊपर तक एमपीज तक बिहार का जो फ्यूडलिज्म कैरेक्टर है वो इस पे हावी है? जी, एक व्यक्तिवाद तो है, व्यक्तिवाद से ही ये सिस्टम पनप रहा है। और कई ऐसे ये भी हैं, उदाहरण भी है। मेरे जिले में एक रामजीवन सिंह हुआ करते हैं, जो मुखिया से लेकर के सांसद तक का चुनाव जीते, और बिहार में उनका एक अलग नाम है। देश की राजनीति में मैं बता नहीं सकता, लेकिन कम से कम बिहार में उनको एक अलग स्थान प्राप्त हो। आप मधुबनी चले जाएं, वहाँ हुकुमदेव नारायण यादव भी एक मुखिया से लोकसभा तक गए। कैसे ये लोग हैं तो मुखिया ये से सिस्टम है। यहाँ मुख्यमंत्री तक बने हैं? जी, मुखिया से मुख्यमंत्री तक भी बने हैं। तो कई ऐसे लोग हैं, इस चीज को बढ़ावा देते हैं। लेकिन राजनीति अब आके एक व्यक्तिवाद में सिमट गया है। और युवा की जहां तक बात है, युवा के पास असुरक्षा है। सबसे बड़ा असुरक्षा है कि वो संघर्ष जो 10 साल 15 साल करने के बाद कोई एमपी एमएलए या कोई भी इलेक्टेड पर्सन बन पाएगा, उसके लिए उसको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए उसके पास संसाधन नहीं है। उसके चलते जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने क्या किया, व्यक्तिवाद में आस्था अपने आप को कन्वर्ट किया। जो पैसे वाले हैं, व्यवसायी हैं, उसके परिवार के सियासी बच्चे को, जो मैंने और पॉलिटिकल व्यक्ति हैं जो जिनको राजनीति की समझ भी नहीं है, वो राजनीति में आ रहे हैं, वो व्यक्तिवाद है। और उनके घर के लोग धीरे धीरे राजनीति में सेटल्ड हो रहे हैं। नए संघर्ष करने वाले जो पार्टी के सो कॉल्ड कार्यकर्ता भी होते हैं, वो राजनीति के मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। सिंटू जी मैं आपको 1 मिनट रुकूंगा। सुबोध जी आ गए हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए सवाल को मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से उनको ले लें। सुबोध जी, मैं अपना सवाल क्या दोबारा दोहराऊं क्या? एक बार लास्ट मैं वही कह रहा था कि मैं अगर विनोद जी जी मैं वही पूछ रहा था सुबोध जी। सबसे बड़ा सवाल ये कि आज हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो हर जात में, हर सेक्शन में, हर वर्ग में बढ़ा है, और कोई कास्ट या कोई समाज का आदमी किसी पे आज की तारीख में डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन फ्यूडल कैरेक्टर जो बिहार की है, मुझे लगता है कि उसकी मिट्टी में है। जो पंचायत में एक बार उनकी भूमिका बनी तो फिर वो अपनी भूमिका हटाना नहीं चाहते। एक बार एमएलए जिनका बना वो उनकी भूमिका अस्थायी हो जाती है, एमपी में भूमिका अस्थायी हो जाती है। अगर ये सारी चीजें अस्थायी होती गई तो नए लोगों को यूथ की भूमिका कैसे बने? विनोद जी, इसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल अलग बात रखता हूं। अब आज वर्षों जो 15 साल पहले जो हेरिडिटी चलते आ रही है वो बिहार के अंदर अब नहीं रही। अब नए यूथ का हर जगह पंचायत स्तर पे, विधानसभा स्तर पे लीडरशिप बिहार में शुरू हो गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं विनोद जी कि मैं दुर्भाग्य से भारत सरकार का एक संस्था है प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना का, उसका माननीय भारत सरकार का सदस्य भी हूं। और काफी मेहनत करके 631 गांव को मैं बिहार में चिन्हित करके उसको डेवलप करने का काम किया। सरकार से भी बात किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात किया। वो योजना बिहार में लागू नहीं है क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति में कर्पूरी ग्राम योजना चल रहा है। भारत सरकार की वो योजना बिहार में नहीं है। 165 करोड़ रुपया लौट गया। मैं अमरिंदर जी से एक ही बात करता हूं कि आज जो मैं 4-5 विषय अमरिंदर जी से बात करूंगा, खाली आप सहमत हो तो। अमरिंदर जी बिल्कुल कि अमरिंदर जी, हमारे अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। आपने बार बार कहा कि अफसरशाही जब हमारे अंदर स्वाभिमान जगेगा तो अफसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा कई उदाहरण मेरे साथ बीत चुका है और परेशानी भी झेड़ चुके हैं। केस मुकदमा सारे हमारे ऊपर आ चुका है। उसे अडिक्ट नहीं होता हूं, लड़ता हूं, भिड़ता हूं। हमारे ऊपर 2-2 केस। पालीगंज के वीडियो, अमरिंदर जी मेरा घर पालीगंज है, पटना रहता हूं। पालीगंज के वीडियो हमारे पास 2 केस कराए। उस केस से मैं बरी हुआ हूं और उनको ट्रांसफर जाना पड़ा है। लेकिन जी आपके पालीगंज के मुखिया लोग भी हमको जानते हैं, हम लोग साथ में काम किए हैं पालीगंज के।
विनोद जी, हम बता रहे हैं आपको कि अपने स्वाभिमान से अगर समझौता करके हम जनप्रतिनिधि अगर काम करेंगे तभी अफसरशाही हावी आएगा। जिस दिन हमारा कोई संविधान और लालच नहीं रहेगा, अफसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यस। और महज देखिए, आज जो परिकल्पना थी, गांधी जी की जो परिकल्पना थी ग्राम विकास का, आप ये देखिए अमरिंदर जी की शिक्षा समिति बनाने का काम भी अगर रूरल स्तर पे है तो हम ग्राम पंचायत के मुखिया के जिम्मे है। अगर ग्राम पंचायत का मुखिया अगर ईमानदार होगा, स्वाभिमानी होगा और अपने क्षेत्र का विकास, अपने 6 गांव का विकास अगर करना चाहेगा तो हमारे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय उनके अंदर आते हैं और शिक्षा समिति का अध्यक्ष हमारा ग्राम प्रधान मुखिया होता है। अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो हमारा शिक्षा में सुधार आ जाएगा पंचायत लेवल पे। आज तक नहीं आता है। किसी भी तरह का निर्माण समिति का भी अध्यक्ष हमारा मुखिया होता है, लेकिन जब निर्माण की क्वालिटी और क्वांटिटी पे अगर बात करेंगे और अपना कट छोड़ देंगे तो एक अच्छा पंचायत में माहौल खड़ा होगा, नाली का भी क्वालिटी अच्छी आएगी, पंचायत भवन का भी क्वालिटी अच्छी आएगी। लेकिन ये जो अपने बिहार के अंदर जो मुखिया है या पंचायत का प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं अमरिंदर जी जो उपार्जन की भावना है, उपार्जन की भावना में जो लगते हैं ना, उसके कारण आज हमारा ग्राम पंचायत और बिहार के ये दुर्दशा लिखा हुआ है। आप हर बात पे ये स्थिति है। आज नल जल में योजना की क्या स्थिति है मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। चंडोज पंचायत में मेरा घर है, वार्ड सदस्य का पैसा लेके ठेकेदार भाग जाता है। मैं गांव गया था, वो मेरे पास आया, भैया ये प्रॉब्लम हो गया। मैं ठेकेदार को पकड़ करके कम से कम उसके दरवाजे पे पाइप और मोटर लगवाया कि तुम बच जाओगे, तुम्हारे पास के। और इस स्थिति में ये जो मामला है, ये मुखिया का क्या है सर, आज भी अमरिंदर जी आपके पंचायत कौन सा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज भी मुखिया के जो नल जल योजना है, मुखिया के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, लेकिन कमीशन के चक्कर में आज के दिन भी वार्ड सदस्य को पैसा नहीं दिया गया है। इस बात से हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज इतनी बड़ी जल पीने की जो पानी की समस्या है, सरकार का जो योजना है, आर्सेनिक कितना क्षेत्र जो है वो आर्सेनिक है, ये आपको भी पता होगा अमरिंदर जी, और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन 20% कमीशन, विनोद जी 20% कमीशन के चक्कर में एक सुबोध जी ये मैं एक सवाल का, ये आपका ये सारी चीजें बहुत लोडेड क्वेश्चन है और हकीकत को आपने रखा है सब लोगों के सामने में। मैं अमरिंदर जी आपसे एक बात ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूँ जी निश्चित कि दिक्कत क्या हुई कि अब मान लीजिए आपके यहाँ बिहार में 50% सीट जो है उसको रिजर्व कर दिया गया महिलाओं के लिए। आप बता सकते हैं ईमानदारी से कि कितने महिलाएं पढ़ी लिखी हैं जो सीधे सीधे ग्राम प्रधानी में चुन के आई और अपनी भूमिका निभाने के लिए। उसके बाद आप जब इस तरह के चीजों को, जिस तरह में अगर वो पंचायत की भूमिका एक डेवलपमेंट का है, वहां 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का पैसा बजट में आता है, उसको खर्च होना है, और गवर्नमेंट को इस बात का यकीन ही नहीं है कि जो लोग रिप्रेजेंट बन के आए हैं पब्लिक के, वो काम करा सके जो सुबोध जी कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी हावी होगी। आज जितने वहां आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी तो निभा सकते हैं, लेकिन अगर 90% मुखिया, 90% पंचायत प्रतिनिधि अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको एजेंडा ही लेना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन ही लेना पड़ेगा। आपने क्या ये महसूस किया है कि पंचायतों में पढ़े लिखे ईमानदार जनप्रतिनिधियों का होना जरूरी है? निश्चित तौर पे सर, पंचायत चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना तो निश्चित तौर पर जरूरी है। ये आरक्षण जैसे लागू हुआ होने के बाद इतना, मान लीजिए कमजोर, कम पढ़े लिखे भी, सिर्फ सिग्नेचर करने वाले भी लोग जीते, अब उनको दूसरे लोग चलाते हैं। जहां तक आपने महिलाओं की भागीदारी की बात की, हमें नहीं लगता है 10% महिला होंगी। अगर 50% में बात कीजिए जो खुद काम करते होंगे, 40% उनके घर वाले चलाते हैं। ये आप 100% मान लीजिए। जहां तक हमारे
भाई जी सुबोध भाई जी ने कहा आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं मैं भी उसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मेरे बात को अन्यथा न ले। और पालीगंज में आपके कई मुखिया लोग हमारे मित्र भी हैं। आपकी बात से मैं 100% सही हूँ, असहमत हूँ। मुझे कहीं उसमें जो सच्चाई है कहने में कोई दुमत नहीं है। मैं अपने पंचायत की जहां तक की बात हूँ, मैं सक्षम हूँ हर चीज कराने में। मैंने लोगों का दुख दर्द बताया आपको, जो एक बिहार का सिस्टम है, जो दर्द है। सभी मुखिया नहीं है, मेरे प्रखंड में 29 पंचायत है। जहां तक आपने जल नल की बात की, सर्वप्रथम मैंने अपने भागलपुर जिला में जल नल अपने यहाँ चालू करके मैंने दिया, आज से 2 साल पहले। कहने सबसे कम छोटा पंचायत मेरा है। मैं अपने पर्सनल के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। मुखिया लोग इतना डरते हैं, अपने पंचायत की आवाज नहीं उठा पाते हैं, कोई बात डर से नहीं कह पाते हैं। क्यों? अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी बात को अच्छी तरह से अधिकारियों के पास नहीं रहा। अधिकारी अगर चाहते भी हैं कि मदद आपको करे तो वो ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक गेट पर गए और वहां से घूम के घर आते हैं। आपको ललक होनी चाहिए कि हम अपने पंचायत को अच्छे से अच्छा काम करके देंगे, हर तरह की सुविधा देंगे और अच्छा चीज देंगे। कोरोना जैसी महामारी में सर ध्यान दीजिएगा, मुखिया तो बदनाम एक धब्बा लग गया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। कुछ एक मुखिया को छोड़ दीजिए। अमरेंद्र जी, ये भाई जी एक मिनट, भाई जी 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। कोरोना जैसी महामारी में जब सरकार खुद हैंडल कर रही थी प्रवासी मजदूरों को, आप ध्यान दीजिएगा, उस समय लास्ट में तब सरकार ने एक लेटर निकाला कि कोई भी प्रवासी मजदूर इधर उधर भटका तो मुखिया जाएंगे जेल। सारा पावर जब थक गया तो मुखिया के ऊपर थोप दिया। आखिर संभाला मोर्चा किसने? मुखिया ने। फिर उसमें क्या हुआ, अंदर की बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जहां गलत है उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा, जो गलत है मैं सुबोध भाई के बात से सहमत हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक झुम्पा सिंह की बात नहीं है, मैं सक्षम हूँ। अब मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मैं अपने पब्लिक के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ, चाहे जिस सिस्टम से अपने पंचायत को लाभ पहुंचा सकूं। क्योंकि मुझे जनता ने चुन के भेजा है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो मैं करूंगा। रह गया बात, मैं आम मुखिया की बात कर रहा हूं जो इसमें सक्षम नहीं है। आगे बताइए सुबोध भाई। अमरेंद्र जी, इसमें मेरा एक ही काम था कि जब हमने कहते हैं कि सारे के सारे गलत हैं, आप जैसा ईमानदार और शिभाषनी पंचायत की जो ये ऋतु जायसवाल जी जैसा ईमानदार भी लोग इसमें जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं। लेकिन मेरा एक काम ना, जो आम सभा हम करते हैं, आम सभा में हम क्यों नहीं इंदिरा आवास की योजना का लिस्ट जो आपके पास आता है उसको पब्लिश कर पाते हैं? निश्चित तौर पर हम लोग करते हैं। आम सभा में अगर लिस्ट पब्लिश, अमरेंद्र जी मेरा एक मानना है कि जो आम सभा ग्राम पंचायतों में होता है, अगर वो आम पंचायत ग्राम सभा में इंदिरा आवास का एक लिस्ट आ चुका है, 2011 के संसद के अनुसार वो बनना है, अगर वो आम जनमानस को पता चल जाएगा कि आज मेरा बनना है, ये बनना है, ब्यूरोक्रेसी उसको कुछ नहीं रोक सकता, अपना हक और अधिकार वो समाज लड़के ले लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमरेंद्र जी, हम और आप सब देखते हैं कि वो आम सभा में वो पब्लिक लिस्ट जारी नहीं होता है, जिसके कारण ये परेशानी होती है और ब्यूरोक्रेसी हावी होता है। अगर आम जनमानस को पता होगा, जो ब्लॉक दौड़ के जाते हैं कि मेरा नाम जुड़वा दो, मुखिया के पास जाते हैं कि मेरा नाम जुड़वा दीजिए, और वो जो ब्लॉक जोतने वाले लोग जो हावी हैं, वो इसी कारण होता है कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसको पब्लिश नहीं करते हैं। जनता के बीच में जो आपका वोटर है उसको ये पता नहीं रहता है कि हाँ मेरा लिस्ट में नाम है, आज न कल हमको बनना है। जिस दिन आप ये बात हमेशा ये याद रखिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और लालटेन राजद का चुनाव नहीं है। आप ये निश्चित तौर पर लिख लीजिए कि ये चुनाव निर्दलीय लड़ा जाता है और जो मुखिया इस टाइप का काम करेंगे वो दोबारा फिर नहीं लौट के आएंगे, ये याद रखिएगा। जो पारदर्शिता दिखाएंगे और खास करके अपने पब्लिक का दिल जो जीत के रखेंगे, पंचायत आप चाहे ग्राम सभा हो, चाहे उसके गांव में जाकर, चाहे वार्ड में जाकर, आप जब तक काम नहीं करेंगे आप दोबारा लौट के नहीं आ सकते हैं। ये निर्दलीय, अब हमारे पास
अमरिंदर जी सॉरी, माफ कीजिएगा, आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था, मेरे पास टाइम भी कम है। मैं लास्ट का जो है एक बार समाप्त करते के समय में मैं मुखर्जी साहब के पास चाहूंगा और मुखर्जी साहब से एक कंक्लूडिंग इस चीज को सब करने के लिए बात उनसे अनुरोध करूंगा कि मुखर्जी साहब आज थोड़ा हम सा हम सभी लोग में के भाई पास मुखर्जी दादा बहुत अनुभवी हैं हाँ, और इनका तो हम लोग अनुभव देखते रहते मैं हैं। मुखर्जी साहब मैं ये कह रहा था कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट का दौर था और एक्सपेरिमेंट के दौर में बिहार ने अपने पंचायती राज में काफी तब्दीलियां की। जो बातें आपने सुबोध जी से सुना, आप कई बात अमरिंदर जी ने अपना अनुभव बताया है और एक मुखिया रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इनका अनुभव हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मुखर्जी साहब, दिक्कत क्या है कि बिहार जैसे स्टेट में एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि अगर गांव आत्मनिर्भर होगा तभी राज्य आत्मनिर्भर होंगे आपके, और अगर बिहार आत्मनिर्भर होगा तभी ये भारत आत्मनिर्भर होगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो तभी संभव है जब बिहार के गांव अपने पैर पे खड़े होंगे। आज देखिए कि हमारा गांव बिहार इतना संपन्न गांव था कि हमारे गांव में जरूरत नहीं थी, अभाव के बाद भी हमारा समाज कहीं दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं था। आज अगर हमारे गांव में राशन नहीं पहुंचे, पीडीएस आपका काम करना बंद कर दे, तो आप यकीन मानिए कि आपके आधे लोग भूखे रह जाएंगे। कहाँ है वो गांव? कौन सी खेती बाड़ी, कौन से पंचायत जो है जो अपने एग्रीकल्चर में अपनी भूमिका बना रही है, कौन से पंचायत जो है एजुकेशन को बेहतर करने के लिए उसे अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी चीजें और स्टेट में बदली है। प्रोफेसर साहब, मैंने अभी कश्मीर को देख के आया हूँ, वहां पंचायतों ने मॉडल स्कूल बनाया है, कई गांव में मॉडल स्कूल बने हैं जो स्मार्ट, जो लाइब्रेरी से लेके और सारे कंप्यूटर से लेके और ब्लैक बोर्ड तक बने हैं और पंचायतों ने किया है। एमपी में आप देखिए, राजस्थान में आप देखिए कि पंचायतों ने किस तरह के शानदार काम किया है। क्या बिहार को के गांव को आत्मनिर्भर होने का हक नहीं है, या बिहार पंचायतों को अपने पैरों पे खड़े होने का हक नहीं है? ये बेईमानी कहाँ है? ये मैं आपसे लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत सुंदर बात है। बिहार में शुरू से लेके एकदम टॉप से लेके बॉटम तक इच्छा शक्ति की कमी है। वो इच्छा शक्ति अगर हम जगाते हैं, झुम्पा सिंह जैसे और हमारे सुबोध पासवान जैसे आदमी अगर सामने आते हैं, झाजी साहब जैसे आदमी सामने आते हैं, तो वो इच्छा शक्ति से, क्योंकि आप जो कुछ सोच सकते हैं वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। वॉट एवर यू कैन थिंक, जो कुछ आप सोच सकते हैं आप प्रैक्टिकली वो चीज हासिल कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा कि हम सोचना ही छोड़ दिए हैं, हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये सोचना ही छोड़ दिए हैं। 3-4 बातें जो आज के दिन में बहुत अच्छा बात निकल के आया। झुम्पा जी का कहना बहुत सही है कि हमें जो है खुला छोड़ने पड़ेंगे, हमें अधिकार देने पड़ेंगे, तब हम काम करेंगे। ऊपर से रिमोट कंट्रोल बना दीजिएगा, हम काम नहीं करेंगे। सुबोध बाबू का कहना बहुत अच्छा रहा कि भाई आपको स्वाभिमान जगा के काम करनी है, कोई अफसर आपके ऊपर हावी नहीं होगा अगर आप स्वाभिमान जगा के रखेंगे। बहुत सुंदर बात हमारे रिंकू झा जी ने कहा कि भाई अभी तक वो ग्रुप ऑफ लीडर्स, जो चंक ऑफ लीडर्स आते थे आंदोलन से, लोहिया जेपी के बाद से नहीं आया है। हो सकता है अभी संक्रमण काल है, अभी हम लोग चंक ऑफ लीडर्स निकालें, अभी हो सकता है उस समय आ गया है कि हम लोग एक क्रांति का दस्तक दे रहा है, उसको हम लोग हाथों हाथ लें। और आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत 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 बढ़िया। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग ये पंचायत के चुनाव के चुनाव होना उसके अपने तरीके हैं, बिहार सरकार उसके लिए सक्षम है, बिहार के लोग सक्षम हैं, लेकिन एक बिहारी होने के नाते, एक बिहार से होने के नाते सुबोध जी, अमरिंदर जी, सिंटू जी, हम लोगों का ये दर्द है कि ये सिस्टम बदलनी चाहिए। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि जिस दिन बिहार का गांव आत्मनिर्भर होगा, यह देश आत्मनिर्भर होगा। बिहार के लोग जिस दिन पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, आज इस पलायन में सबसे ज्यादा जो दर्द है वो बिहार के लोगों ने, बिहार के मजदूरों ने, बिहार के पढ़े लिखे लोगों ने झेला है। लेकिन आप ये देखिए कि कोरोना का ये संक्रमण खत्म नहीं हुआ, बिहार के आधे से अधिक लोग अपने गांव छोड़ के फिर अपने उसी जॉब प्लेस पे पहुंच गए। क्या ये गांव अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने यूथ को
इतनी भूमिका नहीं दे सकता कि वो अपने गांव में कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके, अपने घर परिवार को चला सके। ये मैं इन सारे चीजों को, सुबोध जी कुछ कहना चाहते हैं तो फाइनल आप कमेंट अपना दे सकते हैं तो दे दीजिए प्लीज। देखिए विनोद जी, मैं परसों बिहार सरकार का आज 3 दिनों से मीडिया में आपको भी बात देख रहे होंगे कि चंपारण के अंदर हमने ऐसा स्टार्टअप जोन तैयार किया। मैं खुद फ्राइडे को गया, स्टार्टअप जोन को देखा, उन लोगों से मिला। 3 लोग अपना वहां पे अपना काम शुरू किए और इतनी बड़ी सरकार विडंबना बनाई कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जब वो जो रोजगार करने हुनरमंद लोगों से बात करने के बाद जो प्रॉब्लम जो नजर आई सर, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो 6 महीना से ज्यादा, विनोद जी मैं दावा करता हूं कि 6 महीना से ज्यादा वो हुनरमंद उस जगह को नहीं चला पाएंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है और मार्केट की व्यवस्था नहीं कर पाई है। अगर आज के दिन में उनके बनाए हुए होजरी का एक बड़ा सेटअप वहां चला है, एक साड़ी का शुरू हुआ है, तो लेकिन मार्केट कहाँ है सर? आज अगर बिहार नेशनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन अगर परचेज करती है, बिहार खादी ग्राम उद्योग उसको परचेज करती है कि तुम माल बनाओ हम देंगे, तब समझ में आता है। उसको वर्किंग कैपिटल दे देते हो तब समझ में आता है कि वो वहां रह के बात करेगा। अगला एक बेचारा जो साड़ी का एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रहा है, वो 40,000 का जॉब छोड़ के लॉकडाउन में यहाँ आया बिहार में। डीएम साहब ने उसको देखा, हुनर देखा, आज उसको बैंक से 25 लाख लोन दे दिया गया। 25 लाख रुपए में वो मशीन खरीदा विनोद जी, वर्किंग कैपिटल उसके पास में अंदर तक गया और घर के लिए कुछ उससे सामान भी खरीद के लाया। लेकिन आज उसके पास जो साड़ी बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो नहीं है। वो मशीन तो दे दिया गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल अगर नहीं मिलेगा उसको। बहुत बढ़िया। मैं सुबोध जी, मैं आपकी बात से ही इसको समाप्त करूंगा कि आप आधे अधूरे तरीके से चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको भूमिका बढ़ानी पड़ेगी और समाज की भूमिका बढ़ानी पड़ेगी, सामाजिक भागीदारी की भूमिका बढ़ानी पड़ेगी सरकार को। और सबसे भूमिका बढ़ाने के साथ साथ सुबोध जी, मैं बस आपसे बहुत अनुरोध के साथ कि हम लोग फिर एक बार इस चर्चा को अभी लगातार जारी रखेंगे कि ये हालात बदलनी चाहिए। और ये हालात बदलने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही निवेदन करेंगे कि हम लोग किसी पार्टी लाइन से, और कोई हमारा इसमें किसी का कहीं से भी पर्सनल ये नहीं है, हमारा सिर्फ बिहार का है कि अगर किसी जिले में, एमपी में, हर जिले का हर एक उत्पाद वहां जीआई को उसका मिल सकता है, टैग मिल सकता है, जैसे कश्मीर में, जैसे राजस्थान के गांव अपने को एक टूरिज्म प्लेस बना सकता है, तो बिहार क्यों नहीं बना सकता? बिहार के यूथ को, बिहार के लोगों को, बिहार के पंचायतों को इस भूमिका बनाने के लिए अपने गांव को सबल करना पड़ेगा। आज जो मुखर्जी साहब कह रहे थे कि वही बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपने गांव की उस जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको सबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए पंचायत की भूमिका को, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस दिन बिहार का गांव आत्मनिर्भर होगा, बिहार आत्मनिर्भर होगा, यह देश आत्मनिर्भर होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक साथ आने के लिए, और हम लगातार अभी इस पंचायत का पंचनामा को जारी रखेंगे। प्रोफेसर बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी, अमरिंदर जी, और हम लोग इस चर्चा को बना के रखेंगे। नमस्कार। चलिए, आपका सफल प्रयास है विनोद जी। थैंक यू सर, थैंक यू।